नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात उस राष्ट्रीय महिला नीति की जिसे महिलाओं के हक में लाए जाने वाला एक अहम दस्तावेज माना जा रहा है। आम राय के लिए इस दस्तावेज को सामने रखते हुए महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि 2001 की नीति महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों पर आधारित थी, जबकि अब इसे महिला अधिकार केंद्रित बनाया गया है। इस नीति का लक्ष्य महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समान भागीदारी देना है, ताकि महिलाएं अपनी संपूर्ण संभावनाओं को प्राप्त कर सकें और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित भी कर सकें। इसका मिशन ऐसी नीतियां और कार्यक्रम विकसित करना है जिससे एक प्रभावी ढांचा तैयार हो सके, और चाहे वो परिवार हो या फिर कामकाज की जगह या फिर समुदाय और शासन, हर जगह महिलाओं को अवसर सुनिश्चित किया जाए और समान अधिकार भी हासिल दिया जा सके। इस नीति में सिंगल वुमेन को खास तवज्जो दी गई है और पहली बार कृषि में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा और सरोगेसी मदर्स को अधिकार देने की बात भी कही जा रही है। शासन में यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। लेकिन कई महिला संगठन ये सवाल उठा रहे हैं कि विधायिका में महिला आरक्षण को लागू किए बिना क्या सरकार राष्ट्रीय महिला नीति के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। सवाल ये भी है कि क्या ये नीति महिलाओं के अधिकारों के बारे में बनी नई सोच के मुताबिक है, जिसमें महिलाओं को पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान समाज के दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाने की बात कही जाती रही है। आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। और आज इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो लोग हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर पैम राजपूत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चंडीगढ़ से हमारे लिए यहाँ पर आई हैं। आप प्रोफेसर एमरेट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा आप फाउंडर और डायरेक्टर सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ में भी रह चुकी हैं। आपने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है, महिला अधिकारों के लिए। इसके अलावा हमारे साथ हैं कांग्रेस की नेता मार्गरेट अल्वा। आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रह चुकी हैं। 4 राज्यों में आप गवर्नर भी रह चुके हैं, कई मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं। आप पूर्व बाल विकास महिला मंत्रालय को भी संभाल चुकी हैं और राजीव गांधी के वक्त में 89 में जब महिला अधिकारों को लेकर एक 28 पॉइंट का चार्ट बनाया गया था, उस वक्त भी आप उससे जुड़ी रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ललिता कुमार मंगलम हैं। आप राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। आप बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ रंजना कुमारी हैं। आप डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर सोशल रिसर्च CSR में डायरेक्टर हैं और महिला अधिकारों को लेकर लगातार आवाज़ उठाती रही हैं। और इसके अलावा हमारे साथ वुमेन राइट एक्टिविस्ट जगमती सांगवान हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन यानी एडवा की। आप सभी महिलाओं का मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी। आज हम एक बड़े महिला मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं और इसलिए हमारे साथ बहुत सारी युवा महिलाएं और छात्र छात्राएं भी हैं जो अपने सवालों को आपके सामने रखेंगे। हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। This policy is coming after 15 years, and in these 15 years, many things have changed. And the most important thing that has changed is women's attitudes towards themselves. सरकार की राय है कि 2001 में पिछली राष्ट्रीय नीति लागू होने के बाद से महिला सशक्तिकरण की समझ में बदलाव आए हैं। तब महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी समझा जाता था, अब उनके अधिकारों की बात हो रही है। उन्हें विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रारूप के मुताबिक नई नीति के पीछे नजरिया ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें महिलाएं अपनी संपूर्ण संभावनाओं को प्राप्त कर सकें, जीवन के हर क्षेत्र में समान भागीदारी कर सकें और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें। इसका मकसद ऐसी नीतियों, कार्यक्रम और व्यवहार का विकास है जिससे परिवार, समुदाय और कार्यस्थल एवं शासन में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित हो सकें। इन उद्देश्यों को पाने के लिए जीवन के लगभग हर क्षेत्र में विशेष पहल करने का इरादा सरकार ने जताया है। नई पैदा हो रही चुनौतियों के मुताबिक उपाय करने की बात कही गई है। उन पर आम जनता की राय मांगी गई है, जिन पर गौर करते हुए नई नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि नई नीति पहले 15 से 20 साल तक सरकार के कदमों को निर्देशित करेगी, इसीलिए पेश ड्राफ्ट पर गहरी चर्चा की जरूरत है। ऐसे सवालों पर विचार की आवश्यकता है कि क्या ये ड्राफ्ट
आज की नई सोच और ज़रूरत के अनुरूप है? क्या इससे सचमुच कोई बदलाव आने की आशा की जा सकती है? क्या ड्राफ्ट में नई सामाजिक चेतना प्रतिबिंबित होती है या फिर ये एक नौकरशाही दस्तावेज बनकर रह गया है? दस्तावेज को व्यावहारिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें और क्या शामिल किया जाना चाहिए? या फिर क्या पूरे दस्तावेज को नए सिरे से लिखने की जरूरत है? साथ ही ये सवाल भी अहम है कि इस तरह की राष्ट्रीय नीतियों का अब तक क्या अनुभव रहा है? क्या उनसे सचमुच कुछ हासिल होता है? महिला अधिकारों के संदर्भ में एक समझ ये है कि आवश्यकता महिलाओं को पितृसत्तात्मक नजरिए से सुरक्षा देने या उनकी भलाई करने की नहीं है, बल्कि जरूरत पुरुष प्रधानता के ढांचे को तोड़ने की है। निर्भया कांड के बाद बनी जस्टिस JS वर्मा समिति ने महिला सुरक्षा और स्वतंत्रता के बारे में खास सिफारिशें की थी। उन पर इक्का दुक्का ही अमल हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ा सवाल है कि नई राष्ट्रीय नीति से भी आखिर क्या हासिल होगा। पैम राजपूत, मैं आपसे अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि 2012 में आपकी कमेटी बनी और 2015 में संभवतः आपकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर ये राष्ट्रीय महिला नीति की बात कही जा रही है, जिसका दस्तावेज इस समय सामने है लोगों की राय के लिए। क्या इसमें आपकी सिफारिशें जो आपने दी थीं वो पूरी तरह से प्रतिबिंबित हो रही हैं? क्या ये आज की ज़रूरतों के मुताबिक है राष्ट्रीय महिला नीति का दस्तावेज? पहले तो मैं राज्यसभा चैनल को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जैसे ही पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है, ये आज की डिस्कशन जो है वो रखी गई है। और दूसरा, मैं मिनिस्ट्री को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जैसे ही रिपोर्ट बनी है और हमारी ये एक मांग थी, क्योंकि आपने रिकमेंडेशंस की बात करी है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन यही थी कि नेशनल पॉलिसी जो है उस एक बनी थी 2001 में, लेकिन हालात चेंज हो गए हैं, बहुत कुछ फ़र्क आया और नई पॉलिसी बनने की ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए ये पॉलिसी जो बनाई है, तो हमें बड़ी खुशी है। जहाँ तक हमारी रिकमेंडेशंस का सवाल है, बाद में भी बातें आती रहेंगी। पूरी मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी है, लेकिन पढ़ ली है और ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट की एक स्पिरिट थी, उसकी बेसिस पे काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस जो हैं वो यहाँ आई हैं। क्योंकि अगर आप शुरू में ही देखें, और जो अभी आपने मंत्री जी का जिक्र किया कि अधिकारों के पे ये तो पहली बारी जो है राइट्स बेस्ड अप्रोच जो है वो ली गई है, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और शुरू में ही सीडा का जिक्र आया है, शुरू में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जिक्र आया। सो ये पॉलिसी हकीकत से या जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंडिया ने करी हैं उनसे हटके नहीं है। तो काफ़ी सारी मैं ये कहूँगी हमारी वो रिकमेंडेशंस आती हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिकमेंडेशन तो एक थीमेटिक हैं, इकोनॉमी में क्या हो, ये हो, हमने इसमें जिक्र किया कि सैरोगेसी को राइट देने की बात कही गई, सैरोगेट मदर्स को राइट देने की बात कही गई है, एग्रीकल्चर में शामिल महिलाओं को भी शामिल करने की बात कही गई है। लेकिन मैं इस चर्चा में आगे बढ़ती हूँ। मार्गरेट अल्वा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आप भी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में लंबे समय तक रह चुकी हैं और आपने महिला अधिकारों को लेकर काम भी किया है। राजीव गांधी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण की बात कही गई थी, ये जो आज के दौर के हिसाब से नई राष्ट्रीय महिला नीति बनाने की बात कही जा रही है, क्या ये नई ज़रूरतों के अनुरूप है? मैंने पहला सवाल भी यही किया था और फिर से यही सवाल दोहराना चाहती हूँ। हाँ, देखिए 10-15 साल हर बार 15 साल में पॉलिसी का अपडेटिंग हुआ है। 75, उसके बाद 89 में NPP, उसके बाद 2001 में NDA सरकार ने फिर नई पॉलिसी लाई और अभी 15 साल के बाद फिर ये पॉलिसी को अपडेट करने की बात हो रही है। और जैसे अभी कहा गया, HLC के जो रिकमेंडेशंस हैं इनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश हुई है। बदलाव आता रहता है समाज में, सरकार में, और महिलाओं के सोच में भी बहुत बदलाव आया है। और महिलाएं आज तो वेलफेयर नहीं चाहती हैं, कोई चैरिटी नहीं चाहती हैं, वो अपना अधिकार को प्राप्त करना चाहती हैं। और इसमें मैं 2-3 सवाल उठाना चाहती हूँ। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में और बाहर भी क्रिटिकल मास फॉर इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग करके कहा गया है। महिलाएं जब तक डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में नहीं आएंगी
तब तक उनको अपना अधिकार प्राप्त करने में मुश्किल हो जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी मेल ओरिएंटेड है, सोशल थिंकिंग मेल ओरिएंटेड है, और हमारे जो कानून बनाते हैं हमारे एमपीज, ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट में जो बैठते हैं वो तो सब मर्द हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि जो विमेन्स रिजर्वेशंस बिल इतने साल से हम लड़े हैं जी, जो राज्यसभा ने पास किया है और लोकसभा में कोई मुश्किल के बिना भी पास हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार के इतने नंबर हैं और सबका, कांग्रेस का, ऑपोजिशन पार्टीज का इसको सपोर्ट। जी, जब ये बिल पास हो जाएगा तब महिलाएं आएंगी ये जी। स्पेशल मार्गरेट अलवा जी, आप ये कह रही हैं कि जब तक डिसीजन मेकिंग में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक शायद ये अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त न कर सके। मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ ललिता जी, क्या इससे एक आशा बनती है कि महिलाओं के जीवन में सुधार आएगा ओवरऑल? क्योंकि आप महिला आयोग में हैं तो हमें पता है कि महिला आयोग में आए दिन हजारों केसेस इस तरह के आते हैं जो महिला अधिकारों को लेकर के ऊपर सवाल उठाया करते हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि मैं मार्गरेट अलवा जी से के राय से सहमत हूँ कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने का अभी समय आ गया है। राज्यसभा में पास हुआ है, बट क्योंकि वो अभी आई थिंक टाइम बाद ये है, तो मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा में ये होना पड़ेगा। उसमें पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल इंट्रोड्यूस होके फिर हो जाएगा। पर एक और बात जो आपने पूछा है कि ये जो पॉलिसी है, ये दस्तावेज जो सबके सामने रखा गया है, उससे क्या महिलाओं की आशाएं बढ़ सकती हैं? तो मेरी राय है कि हाँ, ज़रूर, क्योंकि पहली दफ़ा ना सिर्फ ये अधिकारों पर बेस्ड है, पर ये भी मानता है कि मतलब इस पॉलिसी में बहुत साफ लिखा गया है कि महिलाएं ऑलरेडी हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक तो सब मानते हैं, बट आर्थिक जो छवि है उसमें ऑलरेडी महिलाएं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं। अब आप चाहे एग्रीकल्चर ले या अनऑर्गेनाइज लेबर ले, एग्रीकल्चर में अप्रॉक्सीमेटली हमारे देश में 65% के जो लेबर है वो महिला है, पर वो कभी जीडीपी में वो काउंट है कि ओके दिखता नहीं है, दिखाता नहीं है और दिखता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अनऑर्गेनाइज लेबर में उससे भी ज्यादा है, वो करीब 72% है, और उनमें भी मैं हाउसवाइफ्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो अनऑर्गेनाइज लेबर में, चाहे वो फिशिंग इंडस्ट्री हो या और बहुत हैं ऐसे जिनमें महिलाएं काम करती आई हैं देश भर में। ये नहीं कि सिर्फ दक्षिण में या उत्तर में होता है। ये किसी से छुपा नहीं है और महिलाओं को पता है कि महिलाओं को पता है कि वो काम करती आई है, लेकिन सवाल ये नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है, मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि जो जेंडर पे गैप है, एक लंबा गैप है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें तो 34.9% का जेंडर पे गैप है। यानी जो पुरुषों को जो सैलरी मिलती है उससे 35% कम सैलरी महिलाओं को मिलती है। तो अगर इस तरह की पॉलिसी लाई जा रही है, जेंडर पे गैप नहीं, ये बात भी है कि महिलाएं का जो कंट्रीब्यूशन है वो ठीक है, सब मानते हैं, पर गवर्नमेंट के जो एक्सटेंशन सर्विसेज है उनमें वो अभी तक पूरी तरह जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बाधा है कि महिलाओं के नाम में बहुत कम प्रॉपर्टी है। चाहे वो एग्रीकल्चरल लोन के लिए जाए तो वो कैसे मिले, लोन के जो लैंड के जो कागज है वो तो उनके नाम में नहीं है। चाहे अभी आप देखते हैं कि बहुत सुइसाइड्स हो रहा है एग्रीकल्चरल ये में, तो पुरुष का देहांत हो जाता है तो महिला क्या करेगी? उनके पास शायद 2 बीघा जमीन है, तो वो छोटा दोसा स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। होता क्या है कि वो बेचारी स्मॉल लैंड ओनर से एग्रीकल्चर लेबर बन जाती है, और आपने ठीक कहा, उनको कोई समानता नहीं है पे स्केल्स में। आप कोई भी ये में देखिए, चाहे वो मीडिया हो, एक्सेप्ट शायद बैंकिंग में, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम में दे डोंट गो बाय जेंडर, वो रैंक के मुताबिक। लेकिन बैंकिंग सिस्टम में भी 17.7% का जेंडर पे गैप अभी भी है। 17.7% लो लेवल्स में है, द हायर ये में नहीं है, क्योंकि वहाँ इट्स मोर अबाउट नॉट अबाउट वीमेन बट अबाउट द पोस्ट यू होल्ड, पर वहाँ भी है। और शायद बहुत ही कम ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे जेंडर पे गैप नहीं है, चाहे वो मीडिया हो या मतलब जैसे आप कह रहे हैं बैंकिंग हो एक्सेट्रा, जेंडर पे गैप बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे संसार में ऐसे है। पर बात यह है कि आज जब हम बात करते हैं महिला, ये जो दस्तावेज जो हमारे सामने रखा है उसमें ये अधिकारों पे बेस्ड है।
तो आज हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि ये मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमारा अधिकार सम्मान है, और हमारा अधिकार ये भी है कि सब चीज़ों में, सब स्फीयर्स में, सब ये काम में समान अधिकार मिलना चाहिए हमें। ना सिर्फ अधिकार, समान मौका भी मिलना चाहिए। मतलब लेकिन सवाल ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस बट ऑल्सो इक्वल, मतलब हमारा राइट है ये। जी, हम कल्याणकारी योजनाओं से आगे बढ़कर राइट पे अधिकार की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या अधिकार जो है वो महिलाओं को शिक्षा में ध्यान दिए बिना, स्वास्थ्य में ध्यान दिए बिना, आर्थिक क्षेत्र में ध्यान दिए बिना हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? या जो जेंडर पे गैप की हमने बात की, बिना उस पर ध्यान दिए बिना हम इसको हासिल कर सकते हैं, इसके उद्देश्यों को, जो राष्ट्रीय महिला नीति कही जा रही है? देखिए, जो राष्ट्रीय महिला नीति जो बनाई गई है, इसमें जो कहा जा रहा है कि पहले महिलाओं को एक कल्याणकारी ग्रुप की तरह से देखा जाता था कि महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ उद्धार किया जाए। उसके बाद एक फेज आया कि अधिकारों के हिसाब से, कि अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, कुर्बानियां दी हैं महिलाओं ने, तो वो अधिकार मिलने चाहिए। और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस दौर में वो है कि समानता सुनिश्चित हो, हर लेवल के ऊपर समानता, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ जेंडर, वो पॉलिसी के अंदर वो विजन जो है वो महिला आंदोलन और महिला संगठन जो है वो उसको चाहते हैं। और उस नजरिए से अगर इसका आकलन किया जाए, ये जो नीति जो आई है, हमें ये लगता है कि जैसे मार्गरेट अल्वा जी जो कह रही थी कि ये एक कॉन्टिन्यूएशन है, ऐसा नहीं है कि पहली पॉलिसी से बिल्कुल जुदा आप दूसरी पॉलिसी लेके आएंगे। तो हमें ये लगता है कि इस पे सही संवाद हो सके, इसके लिए जो पहली जो नीति थी महिलाओं के लिए, उसमें क्या सफलताएं मिली, क्या कमजोरियां थी, किस लेवल पे आज हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो वो क्रिटिकल एनालिसिस का एक चैप्टर जो है वो उसके साथ आना चाहिए। और फिर ये आगे की जो प्रक्रिया जो है वो इसके अंदर जो है समाहित होनी चाहिए। आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रही हैं, मैं चाहती हूँ पैम राजपूत को इसमें शामिल करूं, इसके बाद रंजना जी के पास जाऊं। करना चाहती हूँ कि ये ड्राफ्ट है, ये पॉलिसी अभी तक फाइनलाइज जी, ये ड्राफ्ट है और इसीलिए हम इसमें बहस कर रहे हैं कि ताकि अलग अलग और मुद्दे भी सामने आए जो महिला संगठनों के हैं बहुत सारे। और एक बात है कि ये ड्राफ्ट जो महिला संगठनों में ने मतलब मिलकर काम किया था और मिलकर मांग रखी थी, उसी पर बेस्ड है। लेकिन महिला संगठनों का ये आरोप है कि इस ड्राफ्ट को बनाते हुए महिला संगठनों से राय नहीं ली गई है। अभी ओपन फॉर डिस्कशन रखा है ना, फाइनलाइज नहीं किया है। और ये कहा गया है कि सिविल सोसाइटी और सारे जो स्टेक होल्डर्स है उनकी राय लेके फिर फाइनलाइज। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जो पुराने अनुभव हैं, क्या उससे कोई सीख ली गई है कि पुराने जो हमारे कानून थे महिलाओं के लिए, उस पे कितनी सफलता हमें मिली ताकि हम उस हिसाब से आगे बढ़ सकें? इसका तो मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि जो कमेटी थी उसने अच्छा एनालिसिस किया। जो स्टेटस रिपोर्ट का मतलब ही यही था। हम हिंदुस्तान के कोने में दूर दराज में गए, हर महिला की मतलब जो ग्रुप्स हैं उनकी आवाज़ सुनने की, तो वो काफ़ी कुछ उस रिपोर्ट में दर्शाता है। तो मैं इनके पॉइंट्स हैं, लेकिन एक दो बात जो मैं पुष्टि करना चाहती हूँ, ये कंसल्टेशन का प्रोसेस, तो हमारी रिकमेंडेशन ये खास है कि रीजनल कंसल्टेशंस होनी चाहिए, नेशनल कंसल्टेशन होना चाहिए। आपने वेबसाइट पे डाल दिया, ये बहुत अच्छी बात है, पर कितनी महिला जो है उस वेबसाइट को एक्सेस करती है, फिर डिस्कशन होती है। ठीक है, विमेन के ग्रुप्स की जो बात आ रही है, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि पॉलिसी में भी सिविल सोसाइटी विमेंस ग्रुप्स को आखिर में जाकर के एक पैरे में वो कहा गया कि कमेटियां बनेंगी, उसमें विमेंस ग्रुप रहेंगे, ये रहेंगे। वो पिछली कमेटी में भी था। पिछली कमेटी का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि वो नेशनल पॉलिसी को कभी भी ऑपरेशनलाइज नहीं करा गया, कभी भी प्रॉपर नेशनल एक्शन प्लान नहीं बना। तो हमारी पॉलिसी से जुड़ी हुई बात ये थी कि कंसल्टेशंस की जाएं, रीजनल, नेशनल, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए, उसमें मॉनिटरिंग और रिव्यू कब दिया जाए, फाइनेंसेस की पूरी जो है वो की जाए, तब जा कर के। लेकिन आप मुझे टोकेंगी, पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। जब रिजर्वेशन की बात आती, वो अब छोड़िए 33% हम बहुत देर से कह रहे हैं। हमारी कमेटी की क्लियरली है कि इट शुड बी 50-50। अगर आप लोकल लेवल पे 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो 50% संसद में भी देना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, यूएन में यही हो रहा है, स्टेप अप 50-50 बाय 2030। तो इसलिए एक सिर्फ पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं चाहिए, जुडिशरी का सिर्फ नाम लिया गया है। अब जब वो पुराना सिस्टम अभी कर रहा है, तो कमेटी की रिकमेंडेशन है
कि जो कोलिजियम बैठता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें महिला जज जो है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ उसकी मेंबर होनी चाहिए, वो होना चाहिए। तो हमने सरकार को लिखा है, मिनिस्ट्री होम को भी लिखा है, लॉ को भी लिखा है, अपने वुमेन एंड चाइल्ड को भी लिखा है। तो आने वाले टाइम पे जो है जितनी भी बॉडीज हैं उसमें विमेन इन एंड विमेन इन पॉलिसी मेकिंग में ये तमाम रिकमेंडेशंस बेहद स्वागत योग्य हैं। लेकिन पुराने अनुभव क्या कहते हैं? रंजना जी, आपका अनुभव क्या है? आप भी लंबे समय से महिला अधिकारों को लेकर लड़ती रही हैं। देखिए, 2001 में जब नीति बनी थी तो मैं भी उस कमेटी की सदस्य थी और हम लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी पूरी नेशनल कंसल्टेशन के साथ वो नीति बनाई थी। लेकिन जो घोषणा और क्रियान्वयन में 15 साल का समय लगा और उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 15 साल तक 2001 में जो नीति बनाई गई उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। अब उसके पीछे थोड़ा सा जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नीति बनी है इसमें तमाम वो बातें शामिल की गई हैं। कहा गया है कि अधिकार महिला को कैसे मिलेगा। महिला शिक्षित नहीं है, महिला डिपेंडेंट है, उसके आप जैसे आपने खुद ही कहा पे गैप है। आप ये देख लीजिए कि जो रोज़गार वाली महिला है, जो कृषि वाली महिला है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली महिला है, जो तमाम पढ़ी लिखी लड़कियां आज बेरोज़गार हैं देश के अंदर, और जो तमाम लड़कियां हिंसा की शिकार हैं। तो ये बातें घोषणा में सब आई हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि ये एक विश लिस्ट है, एक अच्छी सी कहते हैं ना मैजिक वैंड है कि ये जादू की छड़ी है कि हम घुमा देंगे महिला नीति को और हमारी महिलाओं की स्थिति देश के अंदर बदल जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, 15 साल में नहीं हुआ, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो। लेकिन मुझे एक बात अमृता, सिर्फ एक बात मुझे कह लेने दो कि ये क्रियान्वयन तभी संभव है। हम लोगों ने ये कहा था कि आप एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत पावरफुल बॉडी की जरूरत है जो इस नीति को मॉनिटर कर सके, देख सके कि इस नीति के कौन कौन से मुद्दे लागू हुए नहीं हुए, जो देख सके कि इस नीति को लगाने के लिए हमें किस तरह के संसाधन की ज़रूरत है। अब खाली थोती बातें करना काफ़ी नहीं है, उसके पीछे साधन चाहिए। अब आप देखिए बहुत सारी बातें, शिक्षा में आपने कहा, रोजगार में, उस स्वास्थ्य के लिए, अब इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे साधन की ज़रूरत है। लेकिन जेंडर बजट की बात कहीं नहीं आई है कि जो बजट है उस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना पैसे के सब कुछ कैसे हो जाएगा जी, बिना तो साधन अच्छी बातें सबको अच्छी लग रही है, लेकिन जेंडर बजट अगर नहीं होगा तो महिलाओं को अधिकार दिलाया कैसे जाएगा? जैसे कहा था कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक ऐसा जेंडर मिशन बनाया जाए। हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं, ये कहा था मनमोहन सिंह जी के समय में भी, लेकिन वो इतनी लेथार्जिक गवर्नमेंट थी कि उसने मीटिंग ही नहीं हुई। नेशनल एम्पावरमेंट अथॉरिटी की मीटिंग ही नहीं हुई। अच्छा, अब एक मिशन बनाइए, उस मिशन के जरिए, क्योंकि क्रॉस मिनिस्ट्रियल इशू है, ये हर मिनिस्ट्री के लिए कुछ न कुछ संदेश है इसके अंदर, तो इसलिए वो मिनिस्ट्री को कौन मॉनिटर करेगा, कौन वो योजनाएं लेकर आएगा, वो योजनाएं लागू, एक आम महिला को, एक जनजातीय महिला को, एक शेड्यूल कास्ट महिला को, एक मुस्लिम महिला को, एक तमाम इस तरह की महिलाओं को समाज के अंदर आप लाभ कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जी, तो आप ये कह रही हैं कि एक तो मॉनिटरिंग संस्था होनी चाहिए, दूसरा जेंडर के लिए बजट होना चाहिए, अलग से सेपरेट बजट होना चाहिए। इसके साथ मैं एक चीज और इसी पॉइंट पे ऐड करना चाहती हूँ कि एक तो रंजना ने बताया कि 15 साल से पॉलिसीज जो बनी हो उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है, नीति बनाना एक चीज है, लेकिन लागू हो, उसका लाभ महिलाओं को मिले, वो एक अलग चीज है। और उसमें कारण ये रहा है कि ना तो कोई टाइम फ्रेम निश्चित किया जाता कि इतने टाइम में इतना लागू किया जाएगा, फिर उसका रिव्यू किया जाएगा, फिर क्यों नहीं हो रहा वो आइडेंटिफाई करके आगे का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, और ना किसी की जवाबदेही हो रही है कि जो लोग बैठे हैं, कमेटीज बनाई गई हैं, जिम्मेवारियां दी गई हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया अपना तो उनकी जवाबतलबी तो होनी चाहिए ना कि भी आपने अगर नहीं किया तो आप लोगों के सुझाव बेहतरीन है, आपके सुझाव बेहतरीन है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद लौटूंगी तो ये चर्चा जारी रहेगी। आप दोनों के सुझाव, जिसमें आपने कहा कि जेंडर बजट होना चाहिए और मॉनिटरिंग संस्था होनी चाहिए, और आपने कहा कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और टाइम फ्रेम भी तय होना चाहिए, तब जाके इसको बेहतर तरीके से लागू हो सकेगा। उम्मीद है कि इन सुझावों को शामिल जरूर किया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक आलोचना इस पूरे दस्तावेज को देखकर ये हो रही है कि ये जो दस्तावेज है ये दरअसल जो आजकल महिलाओं को लेकर एक नई सोच है, जिसमें पुरुषवादी दृष्टिकोण से महिलाओं को बाहर निकालने की बात कही जाती है, वो दृष्टिकोण इसमें नहीं झलकता है। क्या ये आलोचना अनुचित है? ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये आलोचना सही है,
लेकिन इसके साथ मैं और पॉइंट एक जोड़ना चाहती हूँ जो अभी रंजना जी ने कहा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अगर आप हमारी कमेटी की रिपोर्ट देखें, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखें, तो उसमें ये खास बात कही गई है कि हाई पावर्ड एक कमेटी होनी चाहिए। और क्योंकि पहले कमेटीज़ बनती रही हैं और प्रधानमंत्री उसके सदस्य रहे और जैसे उन्होंने कहा वो कभी मिली नहीं, हमने रिपोर्ट में उसका एनालिसिस किया है। मैं भी उसकी मेंबर थी और प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष वो थे। आप सिर्फ नेशनल लेकिन मीटिंग एक भी नहीं हुई। हमने शुरू से एनालिसिस किया, पहले कमेटी से लेकर के सिर्फ एक मीटिंग जो थी राजीव गांधी जी ने अटेंड करी थी, उसके बाद कुछ नहीं था। इसीलिए हमने कहा है कि ये बॉडी जो है पीएमओ ऑफिस में होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में ये आया है कि इंटर मिनिस्ट्रियल होगा। जब इंटर मिनिस्ट्रियल होता है तो अक्सर जो है दूसरी मिनिस्ट्री सीरियसली लें या ना लें। तो ये हमारी खास रिकमेंडेशन है कि पीएमओ ऑफिस में हो, चाहे विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के ऊपर वहाँ नोडल रहे पर्सन, पर इट शुड बी इन पीएमओज ऑफिस। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन था, उसमें वर्किंग ग्रुप्स बनते थे, जो भी है, लेकिन अब नीति आयोग में बहुत कुछ होने जा रहा है और खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन भी नीति आयोग के आ रही है और इस रिपोर्ट में भी हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीति आयोग में हमने जो रिकमेंड किया है कि एक यूनिट होनी चाहिए, जो इन्होंने वर्ड जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का वर्ड यूज़ किया। पहली पॉलिसीज़ में भी जेंडर मेन स्ट्रीमिंग आता रहा, पर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कभी हुई नहीं सही माने में, ये हमारा एनालिसिस बताता है। तो हम ये कह रहे हैं कि नीति आयोग में जेंडर मेन स्ट्रीमिंग सेल होना चाहिए और ये पीएमओ वाली बॉडी में जो वो ये आपस में इनकी तालमेल जो है वो होनी चाहिए। और जेंडर बजटिंग का इसमें है जिक्र है, लेकिन ये जो जेंडर बजटिंग जब हम कह देते हैं ना, दो बजट प्रेजेंट हुआ उसमें एक बार भी जेंडर बजटिंग की बात नहीं। आई एग्री विद यू कि ये जेंडर बजटिंग अभी तक जो है इट इज ए लिप सर्विस। लेकिन ये एक बार भी जेंडर बजटिंग की बात नहीं हुई है। टू रिपीट, वी डोंट वांट जस्ट जेंडर, लेट इट बी देयर। वी वांट इन्वेस्टमेंट इन जेंडर इक्वालिटी। तो जब तक आप उसको सिद्धांत को नहीं मानोगे, उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं उस हिसाब से करोगे और एक्शन प्लान और उसका मैं भी उसी सिद्धांत का सवाल आपसे पूछ रही थी। मैं इस सवाल को मार्गरेट अलवा से पूछना चाहती हूँ। सिद्धांत की बात यह है कि जो पुरुषवादी नजरिया है महिलाओं को देखने का, अगर उससे मुक्ति नहीं मिलेगी तो फिर ये तमाम उपाय क्या महिलाओं के लिए सही दिशा में किए गए प्रयास हो सकते हैं कि नहीं? अगर पुरुषवादी नजरिया ही नहीं बदलेगा, क्या हम पुरुषों के बनाए नियम और समाज में ही अगर चलते रहने के लिए बाध्य होंगे तो फिर हम उस लक्ष्य को कहाँ प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए इतनी लड़ाई की जा रही है? देखिए, कानून तो बदलवाए हैं, नए लाए हैं, सब कुछ किया है उनके रहने से भी, पर बात मेरी ये है कि मैं मानती हूं कि नीति आयोग में जो सजेशन आया है, यहाँ एक सेपरेट डिवीजन महिलाओं के काम को देखने के लिए बनाना बड़ी जरूरी है। पीएमओ का हमने पहले भी देखा है, पीएमओ इज सो इन्वॉल्व विद सो मेनी थिंग्स कि ये महिलाओं के काम में पड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो बात छोड़ दीजिए, मैं आपसे कहती हूँ कि जो पहले भी आपने 2001 की पॉलिसी की बात की, उसके बाद दूसरे चीज हमने सामने लाए हैं देश में। महिलाओं का बैंक क्रिएट किया, महिलाओं को मदद करने के लिए, फाइनेंस के लिए, उनको तो चीप क्रेडिट के लिए। अभी वो बैंक बंद करने का प्रेशर हो रहा है फ्रॉम इंटरेस्टेड सोर्सेस। निर्भया फंड क्रिएट किया, वन स्टॉप असिस्टेंस फॉर रेप। जी, आज तक उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। इंटरवीन कर रहे हैं कि ये पैसे पड़े हैं, इसका उपयोग क्यों नहीं हुआ। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी जो है इसको सेंसिटाइज करना, जो आप अभी बोल रही थी, बड़ी जरूरी है। ट्रेनिंग ऑफ पुलिस, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, कोई भी सुनते हैं महिलाओं की बात, उन्हीं के ऊपर कुछ अत्याचार। अभी हाल में एक मैंने खबर पढ़ी कि एनडीए सरकार जो है पुलिस में मतलब यूनियन टेरिटरीज में पुलिस में 33% रिजर्वेशन करने जा रही है महिलाओं के लिए। लेकिन ये जो सेंसिटाइजेशन है या ये जो रिजर्वेशन की ये सब तमाम बातें कही जा रही हैं, इससे क्या केवल सेंसिटाइजेशन से कुछ नहीं होगा। एक एक करके बात करनी है, एक्चुअली ट्रेन करनी चाहिए। केवल सेंसिटाइजेशन से कुछ नहीं होने वाला है, हमें एक्चुअली उन्हें ट्रेन करना चाहिए। मैं मानती हूँ इसमें थोड़ा और पुरुषों का जो ये है उस पर ये नीति जो ड्राफ्ट नीति है उस पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेन का मतलब का जिक्र किया ही नहीं गया है। वो मैं मानती हूँ कि ये जो टिप्पणी कर रहे हैं वो ठीक है
और आई एम ग्लैड कि इसको मतलब सामने लाया गया है, क्योंकि इस पर जरूर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और हम देंगे जरूर। जी जी, जो आपने बहुत ही उचित सवाल पूछा है, इस समय ये प्रश्न उठाने की जरूरत है कि जो हमारी सोच अगर प्रतिशतात्मक है, अगर हमारी पेट्रियार्की ओवर रूलिंग है, वैसे में क्या है, औरतें एक कटोरा लेके खड़ी हैं, हमें प्लीज ये दे दो, हमें प्लीज सुरक्षित कर दो, हमें प्लीज तनख्वाह बराबर दो, हमें प्लीज नौकरियां दो, हमें पढ़ाओ, हम और फिर कहते नहीं हम तो राइट बेस्ड अप्रोच कर रहे हैं। तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बराबरी का हक है उसको मूल रूप से सामाजिक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया है, परिवार में संपत्ति के अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया है, समाज में सुरक्षा के अधिकार के रूप में। हालांकि सरकारों ने इनहेरेंट प्रॉपर्टी में राइट देने की बात कही थी पिछली सरकार ने, लेकिन वो पता नहीं है काफी, क्योंकि पति पत्नी अगर पूरे जीवन साथ रहे। प्रॉपर्टी राइट पे मैं बोलना चाहूंगी। एक मिनट आप मुझे समय दे दें। एक सेकंड, जो प्रॉपर्टी राइट का जो सवाल है, मान लीजिए शादीशुदा राइट है, ये बात आनी चाहिए, इस ड्राफ्ट में नहीं आई है, कि जो मैट्रिमोनियल राइट टू प्रॉपर्टी, अगर आप दो पति पत्नी साथ हैं और कहीं झगड़ा हो गया और आप अलग हो गए, तो आपको जाके सेक्शन 125 में कोर्ट का दरवाजा खटखटा के अपना और अपने बच्चे का खर्चा मांगना पड़ेगा। क्यों नहीं आधी आधी संपत्ति मिलेगी? अगर पत्नी पत्नी मिलके संपत्ति का निर्माण करते हैं साथ साथ, तो फिर वो संपत्ति आधी आधी बंटनी चाहिए। पूरी दुनिया में बंट रही है, तो हमारे देश में क्यों नहीं बंट रही है? तो ये जो बातें ना, छोटा छोटा कुछ दे दिया, चलो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉपर्टी, अब दादा लाई प्रॉपर्टी कितने परिवारों के पास है? हम ये समझते हैं कि इसके अंदर, इस पॉलिसी के अंदर ये शामिल किया जाना चाहिए कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो राइट दिया गया है, आज तक औरतों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल पाया? क्यों औरतें मारी मारी फिर रही है? उसका रिव्यू होना चाहिए, और जो रिव्यू करके ये निकले कि इस वजह से नहीं लागू हो पा रहा। औरतें तो नीचे धरती ऊपर आसमान, वहां से घर वाले धकेल देते हैं, यहाँ से ससुराल वाले जिस दिन धकेल देते हैं, कोई जगह ही नहीं है पैर रखने की। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि टिप्पणी करना बड़ा आसान है, बट जिस विषय पर ये बात कर रही है उस पर ऑलरेडी बहुत रिसर्च है, और रिसर्च दिखाता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। अगर मैं इस ऑडियंस को ये पूछूं कि आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, ये नहीं बोलेंगे। अगर मैं पूछूं कि आपको पता है कि आपको प्रॉपर्टी में ऑलरेडी शेयर है, आपको क्या उसके बारे में पता है? बताना नहीं बोल देते हैं, पर राइट्स तो ये हैं जिनकी जानकारी नहीं है, तो राइट्स कहाँ से हो गए? ललिता जी, अगर महिला अशिक्षित है तो उसे राइट्स के बारे में क्या पता होगा? यही तो हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, कितनी प्लान्स में लिखा है। आप लोगों ने, कितनी पंचवर्षीय योजनाओं में रखा कि इसमें तमाम जनता को शिक्षित किया जाएगा। इतने प्रति एक ने भी अगर पंचवर्षीय योजना का एक भी टारगेट पूरा हुआ हो तो फिर शिक्षित कीजिए आप लोग। जगमती जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोग मुझे परमिशन दें। एक सवाल मैं ललिता जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने डोमेस्टिक वायलेंस कानून की बात की, अभी हाल ही में मंत्री जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस से मदर इन लॉज को भी बचाने की जरूरत है। और ये एक डोमेस्टिक वायलेंस कानून के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट था, उस पूरे कॉन्सेप्ट के खिलाफ माना गया। इस पर आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस बिल में एक कमी है, वो है कि हम अस्यूम करते हैं कि डीवी सिर्फ, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ पुरुष महिला पर लागू होता है, मतलब पुरुष करता है और महिला विक्टिम है। ऐसे बहुत जगह हैं जहां महिलाएं भी पितृसत्ता में बहुत मतलब भागीदारी ही है, मैं कहना चाहती हूँ। शायद लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो बहू हो, सास हो, ये अलग बात है। मैं मानती हूँ कि मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस पुरुष महिलाओं पर ये करते हैं, पर कभी कभार जब महिला दूसरी महिला पे करती है, वो भी तो गुनाह है, वो भी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका भी प्रावधान लॉ में होनी चाहिए। लेकिन यही तो सवाल उठाए जा रहे हैं। और न सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस, बल्कि दहेज कानून को भी ढीला करने की और लचीला करने की कोशिश की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पति और उनके रिश्तेदारों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिस दिन वो मिलने लगेंगे, उस दिन दहेज हत्या और दहेज के खिलाफ जो कानून बना है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो जो इन्होंने कहा, बात कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग बहस कर रहे हैं, तो उसके पीछे मूल मानसिकता, इन कानूनों के पीछे मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा यह है कि समाज के अंदर महिलाओं के साथ पीढ़ियों दर पीढ़ियों अन्याय हुआ है। अब उस अन्याय को बदलने की जरूरत है। पुरुषों के पास रास्ते हैं, पुरुषों पर जो अगर हिंसा हुई है तो उनके पास रास्ते हैं उस हिंसा से निकलने के, परिवार के अंदर ही वो रास्ते हैं।
क्योंकि वो महिला के साथ तमाम और तरह की जातियां कर सकता है, उसको खर्चा नहीं देगा, उसके बच्चे की फीस नहीं देगा, उसको छोड़ सकता है, उसको घर से निकाल सकता है। तमाम ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें पुरुषों के पास वो रास्ते हैं। कानून महिलाओं के लिए, बार बार मुझसे भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आप क्यों लगातार आप लोग महिलाओं के लिए कानून बना रहे हैं। दहेज का कानून अगर बदला गया तो आप मान के चलिए कि अभी तो कुल मिला के 8 से 9 हज़ार लड़कियां मार डाली जाती हैं और लगभग 1.5 लाख लड़कियों ने कंप्लेन लिखी है, जो कि घर से चल के आई हैं और थाने में गई हैं, हिम्मत करके लिखा रही। घर घर में ये हत्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये ऐसा मामला, ये पैसे की ऐसी बड़ी लालच है जिसके चलते कि तमाम परिवार के लोग क्यों नहीं कहते हैं दहेज बंद कर दें। ये बात बार बार लोग कहते हैं दहेज का कानून ढीला कर दो, ये क्यों नहीं कहते कि दहेज ही खत्म कर दो समाज से। ये प्रश्न ये भी तो आना चाहिए ना कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि जिस मानसिकता से ये तमाम तरह के कानून बनाए गए वो महिला को सुरक्षा देने के लिए इसीलिए मैंने वो सवाल उठाया था कि क्या पुरुषवादी मानसिकता से आजादी मिल पाएगी इस नीति के जरिए कि नहीं। अगर हम सब एक साथ काम करें तो मिल सकती है। अगर हम कहें कि ये गवर्नमेंट करे, ये मैं नहीं करूंगी, वो उसका है मेरा नहीं है, तब नहीं बनने वाला है। मैं जनता से सवाल लेती हूँ। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी बात रखना चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले पुरुष छात्र की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या इस नए कानून के बाद महिलाओं की देश में स्थिति सुधर पाएगी? क्योंकि जो हमारा भारत देश है वो पुरुष प्रधान समाज है और हमारा पुरुष प्रधान समाज कानून से कबड्डी खेलना अच्छे से जानता है। तो इस नए कानून के बाद क्या महिलाओं की स्थिति बदल पाएगी? बहुत अच्छा शब्द तुमने इस्तेमाल किया, कानून से कबड्डी। पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है जिसको आपने रेफर किया कि वो पितृसत्तात्मक मानसिकता होते हुए ये जो ड्राफ्ट महिला विकास पॉलिसी जो आई है उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर जो लागू करने वाले हैं उनके अंदर अगर इच्छा शक्ति है और उनकी कोई प्रतिबद्धता है और जो नीतियां बनाई जाती, जो कानून बनाए जा रहे हैं, उन सबको अगर लागू किया जाए उनकी भावना के अनुरूप तो बहुत तेजी के साथ बदलाव आ सकते हैं। दिक्कत ये होती है कि जो लागू करने वाले हैं जब वो ही मतलब ब्लेम द विक्टिम या इधर से उधर चीजों को टरकाने लग जाए तो उसमें फिर मतलब पैम राजपूत भी जवाब देना चाहती हैं। जी, इसमें मैं 2-3, एक तो ये डाउरी की जो आपने बात की, मज़ेदार बात यह है कि हम सब कहते हैं कि डाउरी बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप डाउरी का कानून देखें तो उसमें ये है कि डाउरी आप जब दें तो आप ये फॉलो करें, आप ये फॉलो करें। इसका मतलब ये इनबिल्ट है कि डाउरी फिर भी होगी। तो ये एक मजाक है, ये इसके बारे में भी कमेटी ने बात की है। और मुझे ये लगता है, चाहे ये आप पैट्रियार्की की बात करें, कानूनों की बात करें, जो है ये एक तो इम्प्लीमेंटेशन जैसे हमारी कुमार मंगलम जी कह रही हैं, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसको जो है जवाबदेही में लपेटना पड़ेगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लॉज की बात करते हैं या राइट्स की बात करते हैं, ये सिर्फ महिलाओं को ही नहीं जानकारी होनी चाहिए, पुरुषों को भी जानकारी होनी चाहिए। और एक बात फाइनली इस राउंड में मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि पर्सनल लॉज की बात आती है और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और अक्सर बात नहीं करते। हमारी स्पेशल रिपोर्ट भी थी लॉज के ऊपर और बीच में भी डाली गई है, और इसमें और मुझे खुशी है कि वो वर्ड्स वहाँ से उठा के इस रिपोर्ट में भी हैं कि कोई भी लॉ है उसका जो बेसिस है, टच स्टोन जो होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान। सेंसिटिव क्यों कहती हैं? क्या सेंसिटिव है? यही सेंसिटिव है कि महिलाओं के खिलाफ है? यही सेंसिटिव है कि हर जितने पर्सनल लॉ हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, सिख हैं, सारे पर्सनल लॉज महिलाओं के खिलाफ बने हैं। तो उसमें सेंसिटिव क्या है? उसको तो बदलना ही पड़ेगा। किसी सिस्टम में डुअलिटी क्यों चलेगी? एक तो हमारा मॉडर्न लॉ होगा और एक आप औरतों की जिंदगी को गवर्न करने के लिए पर्सनल लॉ बना देंगे, पुरुषों को उसके जरिए पूरा हक दे देंगे। सवाल ये है कि जितने भी लॉ हैं, जितने भी पर्सनल लॉ हैं, वो सभी पुरुषवादी लॉ हैं। वो सभी पुरुषों के सत्ता को एक तरह से या पुरुषों के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए ये लॉ है। बात पूरी कर लूं। ये सेंसिटिव मैं इसलिए मान रही हूँ, हम जो रियलिटी उससे भागे नहीं, ठीक है, हमने नहीं, मैं इस केस में कह रही हूँ, हमने रिपोर्ट में कहा सेंसिटिव है, हमने रिपोर्ट में कहा कि ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन
अब जो नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अब आने वाले दिनों में इसकी सुनवाई भी होने वाली है। कह रही हूँ नहीं, महिलाओं की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप कोई भी कानून, मेरी बात सुन लीजिए पैम जी। महिलाओं की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी कानून देश का सारे सिटीजन्स के लिए अगर समान नहीं है तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, तो फिर आप लोकतंत्र, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस नहीं है। कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो बेसिस होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस। यही बात मैं कहने जा रही हूँ। तो जब ये सवाल आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, कि जब ऐसा होना ये चीज तो कहीं चुप्पी आ जाती, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कारणों की वजह से राजनीतिक, शायद महिलाओं की भागीदारी अगर सत्ता में होती तो ये चुप्पी ना दिखती, ये चुप्पी ना दिखती, इसलिए आप लोगों को जरूर नहीं दिखती। पॉलिसी के ऊपर एक मुझे मैं अगला सवाल लेती हूँ। सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन वो सारे जो डिस्कशन होते हैं वो शायद हम जो एजुकेटेड होते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वही करते हैं और उन्हीं तक वो रह जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या रूरल एरियाज़ में वो कुछ पहुंच पाता है, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि हमारे लिए कुछ कानून भी हैं। उन्हें लगता है उन्हें कोई मार रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मार खानी पड़ेगी और यही सब करना पड़ेगा। तो क्या रूरल एरियाज में पहुंचाने के लिए कुछ ज़्यादा अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए? जी ललिता जी, आप इसका जवाब दें तो बेहतर। बिल्कुल, मैं वही कह रही थी कि महिलाओं के बीच में ये अवेयरनेस बहुत कम है, सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं। अगर आप एजुकेटेड बड़े बड़े कंपनीज में जाते हो तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में वर्क प्लेस एक और बहुत सख्त लॉ है। ज़्यादातर महिलाओं को पता नहीं है कि ये लॉ है क्या, व्हाट इज, मतलब उस लॉ के प्रावधान में व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं पता है। अब ये अवेयरनेस जितनी गवर्नमेंट कर सकती है करनी चाहिए, पर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज चाहे हो, गवर्नमेंट कंपनीज चाहे हो, पब्लिक सेक्टर जो हो, उनको भी लेकर ये अवेयरनेस करनी चाहिए, बैंक्स में होनी चाहिए। आजकल एनसीडब्ल्यू की तरफ से हम ओपनली मतलब प्रोपेगेट करें, आप हमें बुलाइए, हम आएंगे आपको ट्रेन करने के लिए। महिला पुलिस को हम ट्रेन कर चुके हैं, आई थिंक अभी तक 157 किया है, जो खुद हमें बोलते हैं कि हमें पता भी नहीं था मैडम कि ये लॉ के मतलब प्रावधान में है। तो एक से मैंने पूछा, आप पुलिस हो, आपको नहीं पता? तो वो हंस के बोली कि मतलब मैं पूरे सच यहाँ नहीं बोल सकती हूँ, बेचारा उस लड़की, उस महिला का काम चला जाएगा। बट उन्होंने बोला कि मैडम हमें तो ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अब महिला के जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है कि जो कोर्ट में केस जाता है वो 3, 4, 5, 10, 15 साल लग जाता है और बहुत केसेस डिसमिस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एविडेंस ठीक नहीं है। अब इनको क्या एविडेंस गैदर करना है वो एक बात है, दूसरी है कि एविडेंस कैसे प्रेजेंट किया जाए कोर्ट में, ये भी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो वो अभी हम मतलब एनसीडब्ल्यू ने हम लेके कर रहे हैं, पर अकेले हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला है। जी, एक हस्बैंड मिल जाएगा, शादी करनी है तो मुझसे करो, मेरे पैसे से। हम जो नीति बना रहे हैं, जो भी ड्राफ्ट है या जो भी है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट सजेशन लिया जा रहा है। बट हमारे महिला सुरक्षा बिल का क्या हुआ? उसके बाद कितना रेप कांड हुआ, कितना महिलाओं को सताया जा रहा है, ये तो ओपनली होने लगा। जी तो मेरा ये सवाल है, ये जो ड्राफ्ट बना है इसको लेके सिर्फ टेबल पे इम्प्लीमेंट करना और रूरल एरिया में जाके, या दिल्ली का भी कई सारा एरिया है जहां हम नहीं पहुंच पाते, वहां जाके उन महिलाओं को जागरूक करने का काम ये कौन करेगा? जी। सरकार तो टेबल पे बैठ के कर रही है, बट उसके लिए सरकार ने कोई कानून, कोई नियम बनाए हैं? इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज कौन होंगी और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? मार्गरेट अलवा जी, मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहती हूँ। यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो ये सवाल कर रही हैं कि हम कानून और नियम तो बहुत बनाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है कि असल में महिलाओं को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो ऐसी नीतियों से कितने हद तक महिलाएं प्रभावित हो पाएंगी और उसका लाभ उठा पाएंगी? ये तो सच है। अभी कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, फैमिली कोर्ट स्थापित किए हैं। महिलाओं को मुश्किल होता है नॉर्मल कोर्ट्स में करके, ये कोर्ट स्थापित किए हैं। इसमें तो जजेस को अपॉइंट नहीं करते हैं, उधर तो जो स्टाफ चाहिए वो नहीं देते हैं। इसके लिए मैंने पहले कहा कि इम्प्लीमेंटेशन की बात है। और देखिए मीडिया, मैं आज कहना चाहती हूँ, मुझे 2 मिनट दे दीजिए जी। मीडिया की बात है, टीवी सीरियल्स देख लीजिए, आप हमारे मूवीज देख लीजिए, इसमें तो जो ट्रेडिशंस हैं, जो पुराने चीजें, इसी को बात इसको तो साइंटिफाई करके प्रेजेंट करते हैं। बदलाव तो रूरल एरिया में भी आना है, तो मूवीज देखते हैं, हिंदी फिल्म देखते हैं,
उसमें जो आप मैसेजेस देते हैं वे इतने नेगेटिव हैं। पूरे दिन कोई झगड़ा, उसमें तो बहू तो इस तरह की है, वो इस तरह की है, होल सोशल प्रेजेंटेशन तो नेगेटिव है। वो तो हम नहीं सोचते हैं। टीवी सीरियल्स देख लीजिए, और क्या हम बात कर रहे हैं कि रूरल एरिया को पहुंचवाने तक, ये तो पूरे री इन्फोर्स कर रहे हैं पुराने ट्रेडिशन। लेकिन क्या इसमें सरकारें दखल देकर इस तरह के नियम बना सकती हैं कि जो सीरियल्स में या सिनेमा में जो महिलाओं की इस तरह की छवि प्रस्तुत की जा रही है, पारंपरिक और रूढ़िवादी, उस छवि को तोड़ा जाए और प्रगतिवादी छवि लाई जाए? क्या सरकारें इसमें दखल दे सकती हैं? भी कोई भी सरकार, चाहे वो जो भी मतलब तब शासन में गवर्नमेंट में हो, हम कहें कि ये रूल्स बनाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कह के पूरा मतलब बात की इतनी बड़ी बतंगड़ बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा मैं चाहती हूँ पुराने एक्सपीरियंसेस क्या है, मार्गरेट अल्वा जी, पुराने एक्सपीरियंसेस क्या हैं? क्या इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन बनाया जा सकता है ताकि इस तरह की जो छाया या इस तरह की जो एक छवि प्रस्तुत की जा रही है महिलाओं की सीरियल्स और सिनेमा में, उसको रोका जा सके? क्या किया जाना चाहिए? वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो दिखाया जा रहा है, जिसको जस्टिफाई करते हैं, जो सब चलता है वही देखते हैं महिलाएं गांव-गांव में। इसके लिए कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो आना चाहिए। हमने बिल लाया था पहले, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन पास किया है, प्रोहिबिशन बिल, इसको तो लागू किया है और ये तो कोई भी रोक नहीं सके। क्यों नहीं है? गाइडलाइंस तो होनी चाहिए किसी तरह की। और मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप तो इतना बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, आज तो जो प्रेजेंटेशन हो रहा है महिलाएं और बच्चों का 2 ईयर सेलिब्रेशन में, महिलाओं का सेक्शन को तो प्रेजेंट करने के लिए मर्द को लाया। भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, क्या कोई एक महिला नहीं मिली क्या पूरे देश में महिलाओं के इश्यूज को तो प्रेजेंट करने के लिए? उधर भी मर्द आना चाहिए क्या? ये माइंडसेट जो है मेल ओरिएंटेड, इसको बंद करना जरूरी। जी, हमने उसी से तो की शुरुआत की थी कि माइंडसेट कैसे बदलेगा। मैं एक आध सवाल और लेना चाहती हूँ आप लोगों में से। मेरा सवाल ललिता मैम से है। मैम, जहाँ तक बात आती है वुमेन रिजर्वेशन की, तो पंचायत के अंदर वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो पहली बात तो ये कि अगर कोई महिला पंच, मतलब अगर वो बन भी जाती है सरपंच, तो उनकी बजाय उनके जो हस्बैंड्स हैं वो उनकी बैठकों को मतलब अटेंड करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके अलावा पति पंच जो कहते हैं। हाँ, उसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो मतलब अगर आप पढ़ाएंगे ही नहीं तो महिलाएं अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगी? वो कैसे करेंगे? काफी स्टेट्स में ये एजुकेशनल ये मैक्सिमम स्टेट्स में, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से पंचायत प्रधानों और मेंबर्स को अभी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक पायलट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं राजस्थान में, जहां उनको गवर्नेंस पर ट्रेनिंग दी जा रही है। वो अभी चालू है, अभी दो महीने में वो फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद होपफुली हम मतलब पूरे देश में उसको अपस्केल करेंगे, पर वो लगेगा 4-5 साल। और अगर हम करें तो मैं नहीं कर रही हूँ कि 100% सक्सेस होगा, बट अगर हम 20-25% तक भी ये इन महिलाओं को ये सिखा सकते हैं कि तुम कर सकते हो, तो हमें जो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस मिला है पिछले 2 महीने में, तो मानसिकता जो हम कह रहे थे, जो थिंकिंग का ये है वो बदल रहा है। सवाल ये है कि अगर आप योग्यता तय कर रहे हैं, शिक्षित लोग ही चुनाव में आ सकते हैं, तो फिर वो जो महिला जिनको आप अधिकार दे रहे हैं पंचायतों में 50% का, वो कैसे चुनाव लड़ेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी, जहां पर आपने शिक्षा भी उसे पर्याप्त नहीं दी। अभी भी केवल 52% लड़कियां ही ये सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंच पा रही हैं, अभी भी वो नहीं पहुंच पा रही हैं। स्कूल लेवल पे इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है कि लड़कियों की पढ़ाई मुश्किल हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक आप स्कूल की व्यवस्था नहीं ठीक करेंगे, जब तक आप हेल्थ केयर में प्राइवेटाइजेशन की जो घुसपैठ है उसे ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप आर्थिक क्षेत्र में जो जेंडर पे गैप है उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक इसको कैसे अचीव कर पाएंगे? ये उद्देश्य बहुत, ये विजन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत टफ है। नहीं, बहुत टफ है, मैं मानती हूँ, पर कोई भी अच्छा कर्म इजी नहीं होता है, ये भी हमें माननी चाहिए। हमें ये नहीं माननी चाहिए कि बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा, और ना ये ओवरनाइट होने वाला है, बहुत साल और लगेंगे। परंतु ये जो अभी ये जो प्लान बना है ये अच्छा बेस है। इस पर और टिप्पणी और मतलब जो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बीच में डिस्कशन की बहुत जरूरत है। पर जो आपने आज आइडियाज दिया है
ये जो कंसल्टेशंस की बात करें, कम से कम मतलब मंत्रालय से बात करके नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से मैं अश्योरेंस देती हूँ कि हम करेंगे। इफ यू वांट रीजनल करेंगे, एंड एटलीस्ट मतलब यूल हैव टू हैव नॉर्थ ईस्ट सेपरेटली उसके लिए, बट ठीक है, उसका वो जो हो सकता है वो हम करेंगे। पर हमें मतलब लेट अस नॉट लुक एट इट सो नेगेटिवली कि हम सोचे कि कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल गवर्नमेंट करेगी तब होगी। मेरा ये आग्रह है सबसे कि हाँ, गवर्नमेंट को तो बहुत रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, पर सिविल सोसाइटी और जो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, हमें भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी मानकर। जी, आप ये कह रही हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, समाज की भी रिस्पांसिबिलिटी है। मार्गरेट अलवा साहब जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ, क्या समाज को भी इसमें जोड़कर आगे बढ़ा जाए, तभी इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? और समाज को जोड़ने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? क्या इसमें सरकारें शामिल होंगी या सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा? मैं सुन रही हूँ जी। एक आप तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं पंचायतों में, इसको तो असेंबली और पार्लियामेंट में क्यों नहीं लगाया मिनिमम क्वालिफिकेशंस? कुछ लगाया है क्या? लोकतंत्र में ये गलत है। असेंबली में तो 5th क्लास भी नहीं पास हुआ तो आ सकते हैं, और पंचायतों में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले पार्लियामेंट में बोलिए ग्रेजुएट्स ही आएंगे, बोलिए कि असेंबलीज में तो ग्रेजुएट्स आएंगे, उसके बाद पंचायत में जाइए, वो एक बात है। और दूसरी बात, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूं कि महिलाएं जो इलेक्ट हुए हैं वो तो बिल्कुल कुछ समझते नहीं है, कुछ नहीं करते, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 15 लाख महिलाएं तो आए हैं पोजीशंस में, और इतना अच्छा काम चल रहा है गाँव में। कभी कभी तो पति आता है यूपी में, बिहार में, कहीं पे, पर साउथ में, दूसरे पूरे देश में महिलाएं अपने अधिकार को संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इससे समाज में बहुत बदलाव आया है। रूरल एरिया में महिलाओं को तो अपना जो अधिकार है वो समझ के वो काम करने का मौका मिल रहा है। नहीं, लेकिन हमने सवाल ये किया था कि ये जो नेशनल विमेन पॉलिसी बनाई जा रही है या जिसका ड्राफ्ट अभी हमारे सामने है, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए और क्या किए जाने की जरूरत है? देखिए, ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत इंक्लूसिव है, और मैं तो मेनका जी को तो कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत से इश्यूज को इसमें लाया है, ट्रांसजेंडर्स की और दूसरे बहुत महिलाओं की, सिंगल विमेन की, जिनको अभी तक कोई फोकस नहीं हुआ था। इस कारण से ये पॉलिसी एक इंक्लूसिव पॉलिसी हो सकती है। कंसल्टेशंस होने वाले हैं, बहुत दूसरे चीज इसमें आने वाले हैं। मैं नहीं कहती हूं कि रिजर्वेशन से ही तो सब कुछ होगा, मैं कहती हूं कि पूरे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ही तो ये चलने वाला नहीं है जी। ऐसे रहेगा एक डॉक्यूमेंट, पर सबको साथ में लेके अगर चलेंगे और अगर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो पॉलिसी से कुछ बदलाव आ सकता है। आपकी सीरियल्स की बात आई और आपने पूछा क्या कोई कानून है? मार्गरेट अलवा जी ने उनके टाइम पे प्रोहिबिशन, लेकिन आर्टिकल 51E है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपको ये ड्यूटी देता है कि औरतों के खिलाफ ऐसी रेट्रोग्रेसिव वो नहीं होनी चाहिए, रेनाउंस होनी चाहिए, उसका भी लिया जा सकता है। नहीं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर जो लोग इस तरह के इंडिसेंट रोल प्ले का मतलब दिखा रहे हैं महिलाओं के, उनके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता है? मैं इसी पे और वो क्यों नहीं रहा है? कौन लेगा उसके खिलाफ एक्शन? और ये कहना चाहती हूँ कि आपने नीति ड्राफ्ट तैयार हो गया, उम्मीद है नीति भी बन जाएगी, उम्मीद है एक्शन प्लान भी बन जाएगा, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी होगा, पैसे भी होंगे, लेकिन इसके साथ जो है नियत की जरूरत है। और इसलिए नीति के साथ नियत रखते हुए ये नियत का दर्शाना सबसे एक पहला कदम होगा कि अगले सेशन में विमेन के रिजर्वेशन बिल को जो है लाया जाए और पास कराया। एक बात है, मुझे आखिरी कमेंट का मुझे भी मौका आप दीजिए कि इसमें 3 चीज़ें हैं। नीति बन गई है, मैं मेनका गांधी जी को, मैं भी मार्गरेट अलवा जी की तरफ से इस बात की बधाई देना चाहती हूँ वास्तव में, क्योंकि जब हमारी उनकी बात हुई थी तभी भी उन्होंने ये बात कही थी कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर वो काम करेंगी और उनको सामने लाएंगे, और वास्तव में उनके पुराने कार्य से भी ये साबित होता है कि वो तय करती हैं तो होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस नीति के जरिए निश्चित तौर पर किसी नीति आयोग में एक छोटा सा कमरा हमें नहीं चाहिए, हमें नीति आयोग चाहिए, क्योंकि नीति आयोग में 50% महिलाओं की योजनाएं बने, महिलाओं की तरफ ध्यान दे, ग्रामीण महिलाओं के लिए 80% फोकस होना चाहिए।
जो हमारा जो भी कार्यक्रम है उसमें हमारी ग्रामीण, दलित, मजदूर, रोजगारी महिलाएं जो हैं और जो शेड्यूल कास्ट की महिला, शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं, जो हमारी जनजाति महिलाएं, उनके लिए आपको पूरा का पूरा ये नीति का पूरा 80% हिस्सा उनकी ज़िंदगी के लिए लगाना पड़ेगा, तब तो परिवर्तन होगा। वरना कुछ पढ़ी लिखी शहरी महिलाएं, कुछ वोकल महिलाएं जो जिनके बीच में हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा उस दीवार को तोड़ के आगे जाने की ज़रूरत है, और तभी जाकर के इस नीति का जो मुख्य मकसद है वो पूरा हो पाएगा। दीवार तोड़ने की पहल करेगी सरकार? बिल्कुल, ये जो ड्राफ्ट नीति आपके सामने है वो तो दीवार तोड़ने की ही बात कर रही है ना, तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन साहस दिखाना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्या कहेंगे? एक लाइन में आप जवाब दीजिए। साहस तो दिखाए या नीति बने, हमें ये तो सिर्फ ड्राफ्ट है। हमें ये लगता है कि इस ड्राफ्ट के अंदर ये भी शामिल किया जाए कि समयबद्ध तरीके से इतना लागू किया जाएगा, और लागू नहीं होगा तो जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके साथ ये कहना चाहते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म का ये दिया गया है, वो दिया गया है, वो उसमें है, लेकिन ये नहीं है कि जवाबदेही होगी उसमें, वो नहीं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये बहस जारी रहेगी, और जितने भी इस तरह के सुझाव आएंगे, हो सकता है सरकार इस पर गौर करे और उसे अपनी जो मूल नीति है उसमें शामिल करे। लेकिन टोक रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट रह ना जाए कि डाटा की बात आ गई है, लेकिन रंजना जी के पॉइंट को लेते हुए कमेटी ने कहा जब डाटा इकट्ठा किया जाए तो वो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो दलित है, माइनॉरिटी, उसके ऊपर भी फोकस रखा जाए। और ये जब सारा डाटा होगा तभी जो ये बात कह रहे हैं वो पॉलिसीज जो है उन महिलाओं को। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही लाइन में इसे खत्म करना चाहूंगी। आपने अधिकार देने की बात की, वकालत की, अगर अधिकार को संस्कार में लाने की बात होगी तब जाके शायद महिलाओं की स्थिति बेहतर हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।